माय चैनल प्रिपरेशन जोन। आज से मैं एक नया क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि एसएससी जेई का रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एसएससी जेई 2020 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाया है एंड ये सब क्वेश्चन मिनिमम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड नियर टू सेम बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं। इसी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द Bernoulli's constant for point on the same streamline and those which lie on other streamline which will have same value, the flow is। तो फ्लो कैसा होगा उसके जिसके वजह से बर्नौलीज कांस्टेंट जो सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, सेम स्ट्रीमलाइन के लिए भी एंड अदर स्ट्रीमलाइन के लिए भी। ठीक है, सी का वैल्यू। तो अभी हमें बर्नौलीज इक्वेशन से क्या पता है, P प्लस रो बी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी डिफर करता है स्ट्रीमलाइन टू स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो रोटेशनल फ्लो एंड विस्कस फ्लो के लिए ये दोनों साइड दोनों स्ट्रीमलाइन पे सेम होगा सी का वैल्यू। तो ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म fluid is applied to substance which fluid can be defined as a substance which is capable of flowing होता है, flowing होना चाहिए। ठीक है, changing in shape होना चाहिए, changing its shape होना चाहिए, changing its shape according to the surrounding, and जो important है, without offering internal resistance, without offering इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में एक ही में दिया हुआ है कि नो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो हम ऊपर से देखते हैं। द फ्लो विच स्ट्रीमलाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व इज नोन एज is called टू डायमेंशनल फ्लो। तो हम लोग को ये पता है कि 1D फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन कैसे रिप्रेजेंट होता है, लाइन से रिप्रेजेंट होता है। 2D के लिए कैसे रिप्रेजेंट होता है, कर्व से रिप्रेजेंट होता है। तो ये करेक्ट है और हमें रॉन्ग ढूंढना है। दूसरा क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल ऑफ इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। ये तो ट्रू है। ठीक है, द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन इन ए वेंचुरीमीटर इज इक्वल्स टू कन्वर्जिंग पोर्शन। ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि मेनली जो अपना ड्रैग ट्यूब होता है, ड्रैग ट्यूब में 3 पार्ट रहता है। एक कन्वर्जिंग पार्ट रहता है, दूसरा थ्रोट रहता है, तीसरा डाइवर्जिंग पार्ट रहता है। ठीक है, डाइवर्जिंग पोर्शन का जो लेंथ होता है 3/4 होता है कन्वर्जिंग पोर्शन। ठीक है, तो ये गलत है। और ये बोला है पीरियड ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। वेलोसिटी मेजर करने के लिए पीरियड ट्यूब क्वेश्चन पे आएंगे। in case of centrifugal pump, monometric root m is proportional to u proportional to vf होता है and u proportional to dn होता है। तो dn को यहाँ अगर प्रोपोर्शनल किया जाता है तो रूट hm क्या होता है, रूट hm इज प्रोपोर्शनल टू, अगर d कांस्टेंट होता है तो n से रिलेटेड होगा, क्योंकि n के टर्म में हमें चाहिए। ठीक है, तो hm प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है, P a solid P floats in a with half of volume immersed in water and solid Q floats 1/3 of the volume above the water surface। ठीक है, तो हमें दोनों में बोला है कि एक में half of the volume immersed in the water, 1/3 of the volume above the water surface। ठीक है, तो डेंसिटी का रेशियो बॉडी वेट इज इक्वल टू होता है buoyancy force। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी वेट इज इक्वल टू buoyancy force। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी वेट इस पहले वाली बॉडी का हम लेते हैं, यहाँ पे रो ले लेते हैं। ठीक है, इसका डेंसिटी रो ले लेते हैं एंड इसका वॉल्यूम भी ले लेते हैं एंड जी तो रहता है। तो बॉडी वेट क्या होगा इसका, रो पी जी इज इक्वल टू पहले वाली बॉडी का पी के लिए। अब हम अगर वाटर का रो एम लेते हैं,
रो एम इंटू P/2 इंटू जी, ये होता है बॉयंसी फोर्स। ठीक है, V/2 क्यों लिया? V/2 इसलिए लिया क्योंकि ये हमें देखना पड़ता है, बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला है रो Bg, जहाँ पे V होता है वाटर डिस्प्लेस, रो का वैल्यू आ जाएगा रो W/2, रो W है वाटर का। ठीक है, और दूसरा Q के लिए, ये क्या किसके लिए हो गया? P के लिए। Q के लिए क्या होगा? Q के लिए भी हम अगर दूसरे Q, उसके लिए V डॉट मान लेते हैं। ठीक है, V डॉट मान लेते हैं एंड रो डॉट मान लेते हैं। G इज इक्वल टू 2V डॉट बाई 3 इंटू रो W इंटू G। अभी ये 2V डॉट बाई 3 कैसे आया? जो कि बोला हुआ है V/3 अबव वाटर सरफेस है, तो V/3 वाटर सरफेस के अबव होगा तो कितने कितना फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज नोन एज V डॉट माइनस V डॉट बाई 3 इज इक्वल टू 2V डॉट बाई 3। ठीक है, वही बिठाया हमने। तो यहाँ से इसका रो डॉट का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 रो W बाई 3। इसका अगर रेशियो किया जाता है तो इसका वैल्यू आता है 3/4। आंसर इज 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटिन्यूटी फॉर अ स्टेडी फ्लो दैट। कंटिन्यूटी ऑफ ए स्टडी फ्लो, यहाँ पे हमें ये कंटिन्यूटी ऑफ ए स्टडी फ्लो जब बोलेंगे तब हमें याद करना पड़ेगा कि मास फ्लो रेट की बात आती है। ठीक है, तो हमें ये पता है आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। फ्लेक्स रेट ऑफ मास थ्रू द कंट्रोल सरफेस इज 0, क्योंकि कंटिन्यूटी इज अ स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में ये दो इक्वल हो जाता है तो ये इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ। बेसिकली हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर तीन इसका पार्ट्स होता है। ठीक है, फिक्स इन्वर्टेड सिलेंडर, हॉलो इन्वर्टेड स्लाइडिंग सिलेंडर, फिक्स रैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला आंसर दिया हुआ है 2 सिलेंडर 2 रैम। 2 रैम तो नहीं है, एक ही रैम है। ठीक है, ए सिलेंडर ए रैम, ए 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, तो 2 सिलेंडर 1 कोएक्सियल रैम, ये इज द कोएक्सियल रैम एंड 2 सिलेंडर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In a steady flow of a fluid, the total acceleration of fluid particle, total acceleration of fluid particle क्या होता है? लोकल फ्लो होता है प्लस कन्वेक्टिव फ्लो होता है। ठीक है, कन्वेक्टिव होता है तो लोकल फ्लो को क्या लिख सकते हैं हम? 2/2T, और बाकी कन्वेक्टिव को हम लिख सकते हैं Q/2x प्लस P/2/2y प्लस W इंटू 2/2z। एक्चुअली इंटू नहीं, डॉट प्रोडक्ट होता है इन लोगों का। ठीक है, तो ये होता है कन्वेक्टिव और ये होता है लोकल। अगर हम स्टडी के लिए देखें तो स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी फ्लो यहाँ पे 2V/2T इज इक्वल टू 0 होता है स्टडी के लिए, स्टडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेस टू प्लेस जो वेरी करता है, प्लेस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। प्लेस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो स्टडी के लिए लोकल भी 0 होगा, कन्वेक्टिव भी 0 होने वाला है। ठीक है, स्टडी यूनिफॉर्म, सॉरी स्टडी यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के लिए भी 2V/2x 0 होता है। 2V/2x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहता है तो दोनों 0 होता है। तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, कैन बी 0। देखिए आप यहाँ पे अगर दूसरा भी देखते हो, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म लिखते हो, तो स्टडी के लिए तो ये 0 हो जाएगा, पर नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये 0 नहीं होगा, नॉन इज इक्वल टू 0 होगा तो एग्जिस्ट करेगा। बट पहला स्टडी एंड यूनिफॉर्म के लिए दोनों ही 0 हो रहा है तो कैन बी 0 हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कुछ नहीं, बस यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला में बिठाना है, P इज इक्वल टू रो GH बिठाना है। ठीक है, सारे यहाँ पे दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है, G का वैल्यू 9.81 ले लीजिए एंड H का वैल्यू यह दिया हुआ है। सारे बिठा के यहाँ पे देखना है कौन सा ऑलमोस्ट
ऑन किसका वैल्यू ऑलमोस्ट पीक है, प्रेशर इन एट सी लेवल के बराबर आ रहा है। प्रेशर एट सी लेवल बराबर मतलब प्रेशर एट सी लेवल कितना है? प्रेशर एट सी लेवल हम जानते हैं 101.325 किलो पास्कल, ठीक है, इसका बराबर आएगा। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। इसको हम अगर यहाँ पे पुट करें, वैल्यूज पुट करें, तो इट विल कम नियरली 101.558 आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of the following related fluid flow parameter exist both rotational and irrotational flow? ऑप्शन है रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो के लिए इस टाइप का फ्लूइड फ्लो यूज होता है, रिलेट होता है। तो हमने अभी किया स्टीम फंक्शन रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्वायर कंटेनिंग, क्या बोला है, कंटेनिंग water has two orifices of same size of depth 4 meter and 9 meter below the free surface of water. Ratio of discharge, जब भी डिस्चार्ज बोलेगा रेशियो ऑफ डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज का एक ही, तो Q क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू रूट H के बराबर होता है। अभी Q1 by Q2 करेंगे तो ये आ जाएगा √4/9 equal to 2/3. 2/3 is the right answer. Next question is, an ideal flow of any fluid must satisfy. पहले तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आइडियल फ्लो मतलब क्या होता है। आइडियल फ्लो मतलब होता है, एक तो परफेक्ट फ्लूइड होगा, ठीक है, परफेक्ट फ्लूइड होगा एंड इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। और तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो विस्कोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो नो विस्कोसिटी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो एंटर्स इन द चेंबर along the axis of the chamber, along the axis of, यहाँ से ये इनलेट होता है इसका ये इनलेट होता है, ये डिस्चार्ज होता है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा आता है, रेडियली घूम के ऊपर जाता है, तो आंसर इज रेडियली, ठीक है। To replace pipe diameter d by n parallel pipes of diameter d, the formula used is, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली बनाना पड़ता है, ठीक है। तो द फॉर्मूला आप इसको याद भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसको कैसे करते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 2010, 16 एंड 19 में भी आया था, पिछले साल भी आया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा हम मान लेते हैं, एन पैरेलल पाइप को हम मानते हैं कि 2 पैरेलल पाइप में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D बाई 2 पावर 2/5, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है? D, 2/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ fluid is measured vertically in z direction, x and y are the other two direction and are mutually perpendicular. The static pressure variation in a fluid is given by, ठीक है, ये dp by dz minus dp by dz is equal to minus of rho z is the correct answer, ठीक है। minus of rho z indicates that negative pressure indicates pressure gradient जो होता है exist upward along any vertical direction. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, for a fluid motion the pressure at a point is same in all direction then the fluid is, ठीक है। कौन सा किस टाइप का फ्लूइड होगा कि द प्रेशर एट द पॉइंट सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है दिस इज एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड इज द राइट आंसर, क्योंकि आइडियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट हैज सेवरल प्रॉपर्टीज, लाइक इसका एक प्रॉपर्टी होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। और दूसरा होता है इनकम्प्रेसिबिलिटी, दूसरा होता है
इरोटेशनल भी होता है, इरोटेशनल भी होता है, ठीक है। और तीसरा होता है नॉन विस्कस भी होता है, ठीक है, नॉन विस्कस भी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अन आइडियल फ्लूइड, ठीक है, इसका आंसर है अन आइडियल फ्लूइड। उसके बाद अगर हीट इज बीइंग सप्लाइड टू एयर इन a cylinder fitted with a frictionless piston held by a constant weight, the process is। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारी जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। ये आप देखो तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो ये वेट इज कांस्टेंट, दैट मींस द प्रेशर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। वेट कांस्टेंट मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, तो ये क्या प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन को हम पीवी कर्व में अगर डालते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। जिसको हम P इक्वल टू कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। P इक्वल टू कांस्टेंट मतलब हम बोल सकते हैं उसको आइसोबारिक, आइसोबारिक द राइट आंसर, ठीक है। उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ 270 केल्विन एंड दूसरा है आपका 300 केल्विन in a room temperature 300 Kelvin. It is removed from the interior at a rate of 900 joule per second. The refrigerator operates at 50% and its maximum thermal efficiency. The power requirement, power requirement मतलब W चाहिए, ठीक है। वो सिंपल हमको ये पता है, तो अगर हमें COP निकालना है, COP इक्वल टू होता है फिर फॉर्मूला T2 by T1 minus T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोल्ड जो छोटा वाला है पहले ऊपर होता है 270 बाई 300 माइनस 270, इसका आंसर होता है 9। तो ये क्या यहाँ पे दिया हुआ है, द रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स एट 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक्चुअल COP क्या होता है, एक्चुअल COP होता है 50%, ठीक है। एक्चुअल COP 50% मतलब जो भी COP अभी निकला है उसको 50% करो तो 4.5, तो अभी इसका COP है 4.5 जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 4.5 इज इक्वल टू COP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q2 by W, Q2 by W, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, अगर हीट पंप बोलता तो Q1 by W होता, तो यहाँ से आपका W का वैल्यू निकालना पड़ेगा, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 900, तो इट इज कमिंग 200, ठीक है। W is equal to 200, आंसर इज 200, ठीक है। होता है, ठीक है। बर्डन ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एंड 15, 18, 19 में भी आया है। Button obtained in free expansion process is, free expansion process is 0, TW is 0, ठीक है। TW is 0, इसके लिए DQ भी 0 होता है, तो DQ is equal to TU plus TW होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 0, ठीक है। ये होता है del Q, del E and del W denote the heat added, change in internal energy and work done respectively in a closed cyclic process. Then closed cyclic process के लिए क्या होता है, ठीक है। हमें पता है dq is equal to du plus dw होता है, दो इंटरनल एनर्जी जो पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन होता है, तो क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में du होता है 0, du मतलब इंटरनल एनर्जी 0, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डेली से डिनोट किया है, तो डेली 0, तो उसके वजह से बिकॉज क्यों होता है 0 में इनिशियल स्टेट, इसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट विल बी सेम, दैट्स व्हाई डेली इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेयर एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ये बहुत जगह पे आता है एंड बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वेश्चन में भी आते हैं। व्हाट वेयर एनीमोमीटर गैस वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, गैस वेलोसिटी मेजर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। जो सेकंड लॉ है बेसिकली टेल्स अबाउट एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में बात करता है सेकंड लॉ, ठीक है। और सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट आता है, एक तो केल्विन प्लैंक आता है, दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट आता है।
तो बेसिकली इसको अगर वायलेट करना है तो ये भी ऑटोमेटिकली वायलेट होते हैं। तो आप देखो कि ये फोर्थ ऑप्शन में a machine which violates Kelvin Planck statement will violate the Gaussian statement, ठीक है, this is the right answer. The strain energy of a beam is strain energy of a beam is ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं, सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, शियर फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, बेंडिंग मोमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद आता है इन ए फोर स्ट्रोक सीआई इंजन द इनलेट वाल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है सारे एग्जाम में, ठीक है। दिस इज द आंसर, opens at 20 degree before TDC top dead center and close 40 degree after bottom dead center, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द theoretical correct mixture of air and petrol is, theoretical correct mixture क्या होता है, एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर क्या होता है। बेसिकली इसका मिक्सचर होता है 15:1। ये बहुत सारे और ये सब क्वेश्चन आप घर पे रिपीट करते रहना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे भी चल के नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।